Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, यानी किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और दूसरा किरचॉफ्स लूप लॉ। तो ये लॉ क्या है, इनको डिटेल में हम समझेंगे और इन पे कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे इनके एप्लीकेशन पे। फिर इनके एप्लीकेशंस पे बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, उनको हम करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इनका मेन यूज होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में जहाँ पे एक से ज्यादा सेल हो। सिंगल सेल हो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूले आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे जहाँ पे एक से ज्यादा सेल हो। तो पहले किरचॉफ्स लॉ देखते हैं क्या है। दो लॉ है। पहला लॉ है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पे अगर एक से अधिक वायर आके मिल रहे हैं तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या है, स्टेट करता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी भी जंक्शन से जितने भी करंट फ्लो कर रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। अब एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब कि कुछ एक करंट को हम पॉजिटिव लेंगे और कुछ एक करंट को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक जंक्शन दिखाया। बेसिकली यहाँ 6 वायर्स मीट कर रहे हैं, यहाँ से 6 वायर्स पास कर रहे हैं। वायर 1 में करंट I1, वायर 2 में यहाँ करंट I2, करंट I3, I4, I5 एंड I6। जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन जा रहा है बेटा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, यह हमारा साइन कन्वेंशन है। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। यानी जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन जा रहे हैं I1, I2, I6 इसको पॉजिटिव लेंगे और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे हैं I3, I4, I5 इनको हम नेगेटिव लेंगे और इन टोटल का सम जीरो होगा। I1 प्लस I2 प्लस I6 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा, इस जंक्शन पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होने वाला है। यानी जितना चार्ज इस जंक्शन के तरफ इंटर करेगा उतना ही चार्ज इस जंक्शन से बाहर निकलना चाहिए, अगर कोई चार्ज वहां पे स्टोर नहीं हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q6 माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इज इक्वल टू जीरो। अब इसी का अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दें तो dQ बाई dt क्या देता है बेटा, करंट देता है, इसलिए करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। सो दिस इज जंक्शन लॉ, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या, किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ क्या स्टेट कर रहा है बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस along a closed loop of an electrical circuit is always zero। यानी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक क्लोज्ड लूप ले लें, जिसको अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे। तो उस क्लोज्ड लूप पे पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम, पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम, यानी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हम लेंगे और कुछ नेगेटिव लेंगे। किसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे आगे हम अभी डिस्कस करेंगे बेटा। तो किसी भी क्लोज्ड लूप पे
पोटेंशियल डिफरेंस के एल्जेब्रिक सम को अगर हम कंसीडर करें एक क्लोज्ड लूप पे, तो इट विल ऑलवेज बी जीरो, ये हमेशा जीरो होगा। Now this principle, this law is based on the conservation of energy. ये जो लॉ है बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब पहले हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, किन पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे और किसको निगेटिव लेंगे, फिर लूप लॉ को एक एग्जांपल से हम समझाएंगे। सपोज कर लो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लूप पे जब हम मूव कर रहे हैं तो कहीं पे कोई कैपेसिटर मिलता है, कैपेसिटेंस C सपोज कर ले, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, ये हमने पढ़ा हुआ Q बाई सी। लेकिन अब इस Q बाई सी को हम पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, तो साइन कन्वेंशन ये कहता है निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, यानी माइनस क्यू बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर करेंगे। दूसरा, सपोज कर लो सर्किट में कोई रजिस्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होता है बेटा, हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। किधर से किधर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई आर के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा अगर इधर जाएंगे, तो इसलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस आई आर लेंगे। और अगर करंट के अपोजिट जा रहे हैं, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर लेंगे। दूसरा हम कंसीडर करें जो तीसरी चीज आ सकती है, भैया कैपेसिटर आ गया, रेजिस्टर आ गया, अब सेल भी आ सकता है हमारे सर्किट में। तो सेल का एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा निगेटिव प्लेट होता है, और सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसके ईएमएफ के बराबर होगा अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आइडियल सेल है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा। तो अगर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी प्लस ई लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस सी लेंगे। अगर कोई रियल सेल है, आइडियल सेल होके न होके रियल सेल है, यानी उस सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सपोज कर ले ये करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है जैसे फिगर में दिखाया है, यानी ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। कभी भी बेटा सेल के पॉजिटिव प्लेट से अगर करंट निकल रहा है और नेगेटिव प्लेट में इंटर कर रहा है, यानी सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लेंगे, देखो ये बेसिकली इन दोनों फार्मूले का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों फार्मूले का वो कॉम्बिनेशन है। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, यानी सेल की वजह से ईएमएफ क्या होगा, प्लस सी, तो ये प्लस सी। अच्छा, ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई आर होगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो माइनस आई आर यहाँ पे आ गया, यानी जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई माइनस आई आर। वही अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस फिगर में देखें तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई हो जाएगा। और करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस ई आर हो जाएगा। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो गया, करंट के डायरेक्शन में ये हो गया, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है।
अब इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, चूंकि ये सिंपल है बेटा तो इस पे केवल हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चंस हम दे रहे हैं और उसको डिस्कस करेंगे। पहला हम जंक्शन लॉ पे करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, उसके बाद लूप लॉ पे करेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसका प्रैक्टिस करना होगा 2-3 क्वेश्चन का। तो करते हैं क्वेश्चंस बेटा। पहले हमको जंक्शन लॉ पे करना है, तो जंक्शन लॉ पे आप क्वेश्चन लिखिए। ये किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये हमने पार्ट बनाया बेटा। यहाँ पे करंट 20 एम्पियर, यहाँ पे करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट 15 एम्पियर फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन हमने हर जगह दिखाया उल्टा। यहाँ पे करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। फाइंड आउट आई, यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको बताना है। डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया बेटा, आई इधर हमने दिखा दिया। अब उस आई को हमको बताना है, वो आई है कितना, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले ये जंक्शन हम देखें बेटा, तो 20 एम्पियर करंट जा रहा है, इंटर कर रहा है, यानी 20 एम्पियर बाहर निकलना चाहिए, तो 10 एम्पियर यहां निकला, 10 एम्पियर यहां निकलेगा। भाई जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हो गया ना। क्वेश्चन हमने लिख दिया बेटा, वो आई निकालना, हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। 10 एम्पियर हो गया भाई। इस जंक्शन पे 20 एम्पियर इंटर कर रहा है, यानी 20 एम्पियर बाहर निकलना चाहिए, तो 10 एम्पियर यहां निकल रहा, तो बाकी का 10 एम्पियर 20 माइनस 10 एम्पियर यहां गया। अब इस जंक्शन पे देखें तो 10 एम्पियर यहां से इंटर कर रहा है और 15 एम्पियर यहां से इंटर कर रहा है, यानी यहां पे कितना होगा 25 एम्पियर। कितना हो गया भाई 25 एम्पियर। अब 5 एम्पियर यहां जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगा। इस आई को हम निकालेंगे कैसे, तो इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगा है, तो टुवर्ड्स जंक्शन 25 एम्पियर पॉजिटिव लेंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन में आई दिया हुआ टुवर्ड्स जंक्शन दिया, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लेंगे, और ये अवे फ्रॉम जंक्शन इसको नेगेटिव लेंगे। तो इस जंक्शन से 3 करंट फ्लो कर रहा है, तीनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा। सो यहां से हमने निकाला, तो आई कितना हो गया बेटा -20 एम्पियर। -20 साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो करंट का साइन दिखाया है, करंट इस डायरेक्शन में न फ्लो करके इसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी बाहर की तरफ फ्लो करेगा। अगर यहाँ डायरेक्शन नहीं दिखाया होता और हम इस तरीके से लेते तो -20 का मतलब वो अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहा है, तो दिस इज, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा पॉजिटिव। यहां से ये नेगेटिव आ गया, यानी आंसर क्या होगा -20 एम्पियर। इसी को अगर क्वेश्चन में इसने बाहर दिखाया होता और पूछता कि फाइंड आउट आई, अगर बाहर दिखाया होता और पूछता आई क्या है, तो इस केस में हम क्या करते बेटा, ये पॉजिटिव होता टुवर्ड्स जंक्शन, ये नेगेटिव हो जाता क्योंकि अवे फ्रॉम जंक्शन दिखा रहा, और ये भी नेगेटिव हो जाता। इसको सॉल्व करते तो आंसर क्या आता +20 एम्पियर। तो जंक्शन लॉ सिंपल सा इतना है भाई, इसमें कहीं कोई ज्यादा इफ एंड बट नहीं है और मुश्किल नहीं है। तो इस पे हम एक ही क्वेश्चन करते हैं। अब हम आते हैं लूप लॉ पे, और जब लूप लॉ हम अप्लाई करेंगे बेटा, तो चूंकि जंक्शन लॉ के प्रॉब्लम वहां भी आएंगे, यानी जंक्शन लॉ से वहां भी हमको करंट देखना होगा, इसलिए हम केवल एक क्वेश्चन करा रहे हैं। अब लूप लॉ पे आते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंपल सा बनाते हैं। ये एक सेल है, ईएमएफ
10 वोल्ट, आइडियल सेल हम ले रहे हैं, यहां पे रेजिस्टेंस 2 ओम, यहां पे रेजिस्टेंस 3 ओम। वैसे सिंगल सेल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे मान लो हमको वो फार्मूले नहीं है, तो जंक्शन लूप लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम दिखाते हैं। तो हमने मान लिया करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सिंगल सेल है यानी करंट जो सेल है वो डिस्चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, निगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगा, करंट के फ्लो का ये डायरेक्शन होगा। तो दिस इज करंट आई, ये आई करंट है भाई। अब इस आई को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें, लूप लॉ लगाएं, ये लूप को नाम दे दे ए बी सी डी ए, ये लूप कंप्लीट हो गया। अब यहां से जब हम यहां तक चलेंगे बेटा, तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका करंट से कोई लेना देना नहीं है, वो हम ईएमएफ के ही बराबर होगा। और चूंकि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, हमने लिखाया हुआ उसमें आप चेक करिएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर और इसका रेजिस्टेंस 0, तो आई आर 0 हो गया, या भी आई आर 0 हो गया, यहां से यहां आई आर 0 हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस सही नहीं। अब यहां से यहां हम जा रहे हैं, तो करंट हमने आई माना है, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के बराबर होगा यहां से यहां, और चूंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा, कितना होगा, आई इंटू आर, यानी -3i। फिर यहां से यहां गए तो फिर आई इंटू आर के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो निगेटिव होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2i इज इक्वल टू 0, यानी 10 -5i इज इक्वल टू 0, यानी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो दिस इज आंसर। तो 2 एम्पियर आया, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो हमने डायरेक्शन दिखाया है वो करेक्ट है। अब हम इस लूप को कैसे कंसीडर किए बेटा, लूप ए बी सी डी ए, ये लूप हमने लिया है। अब अगर इसी को ए डी सी बी ए उल्टे डायरेक्शन में ले ले तब भी सेम आंसर आने वाला, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लूप जो हम कंप्लीट करें वो क्लॉकवाइज कंप्लीट करें या एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करें, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने क्लॉकवाइज किया था, ऐसे गए। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल के दिखाते हैं। लूप का नाम लिख देते हैं ए डी सी बी ए। यहां से भी आप देखो वही आंसर आएगा। ए से डी तक आए, पोटेंशियल डिफरेंस 2i आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा। यहाँ पे देखो वो नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव। यहां से यहां आई आर के बराबर अगेन पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहा है, 3i। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। यहां से यहां सेल के क्रॉस जा रहे हैं तो करंट का तो कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, हमको ईएमएफ को देखना होगा। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट यानी हाई पोटेंशियल से लो जा रहा है, यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यानी नेगेटिव लेंगे। -10 साइन कन्वेंशन में ये हमने लिखाया हुआ इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 5i इज इक्वल टू 10, यानी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। फिर से वही आंसर आ गया
करंट पॉजिटिव आने का मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है वो करेक्ट लिया है। तो लूप को आप क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज, इससे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रियल सेल हम ले लेते हैं, आइडियल सेल लेके रियल सेल। सो this is a cell of EMF 20 volt, internal resistance 2 ohm, यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ और यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ। कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस 8 ओम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन करंट फ्लोइंग थ्रू सेल, सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर हुआ ये हमको निकालना है। अगेन हम किरचॉफ्स लॉ यूज करने जा रहे हैं। किरचॉफ लॉ से इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो कैसे सॉल्व किया जाए, अगेन देखिए सर्किट में सिंगल सेल है, यानी सेल 100% डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगा। तो इस करंट को हम आई सपोज कर लें। ये भाई यहां तक करंट आई आ गया। अब एक चीज ध्यान देने की बेटा कि ये डायरेक्ट करंट है, यानी कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट करंट कभी भी कैपेसिटर के थ्रू नहीं फ्लो करता, यानी यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये चार्ज हो जाएगा लेकिन करंट नहीं फ्लो करेगा। जब तक चार्ज हो रहा होगा तब तक करंट फ्लो करेगा बेटा, और जब चार्ज हो रहा होगा वो टॉपिक ट्रांजिएंट करंट का, क्योंकि करंट चेंज कर रहा होगा। ये चार्ज हो रहा होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और वो करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करेगा, उसको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, उसके बाद हर जगह कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। उसके बाद के सिचुएशन को देख रहे हैं। तो कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, तो यहाँ पे हम सपोज कर ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। वैसे आप यहाँ पे माइनस क्यू ले ले, यहाँ पे प्लस क्यू ले ले, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। आंसर तभी करेक्ट आएगा, हाँ क्यू हमारा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि आपने डायरेक्शन उल्टा ले लिया। हमको कैसे पता कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है बेटा। यहाँ पे देखे पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड में कनेक्टेड है, इसलिए हमने कहा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अब भाई यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी टोटल करंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो आई आ गया यहाँ पे करंट, और यही करंट आई इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर यही करंट आई यहाँ पे फ्लो करेगा। फिर जब करंट इस जंक्शन पे आएगा तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर है। जहां भी कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करता है, यानी पूरा का पूरा करंट आई इधर आ जाएगा और यहां से ये करंट आई इधर आ गया। तो सेल से जितना करंट निकला उतना ही करंट इंटर कर रहा है, यानी हमने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया ये करेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, सेल से जितना भी करंट निकलेगा उतना ही करंट इंटर करेगा।
अब दो अननोन है यानी दो इक्वेशन बनाना होगा। तो पहले करंट फाइंड आउट करने के लिए सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा है इस आई को निकालने के लिए हम इसके ऊपर किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देते हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ, जितने भी जंक्शन है हमने नाम रख दिया, तभी तो लूप को हम नाम दे पाएंगे। तो पहला हमको करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लूप ए बी सी डी ई एफ ए कंसीडर कर रहे हैं। या शुरू में ये आया, लास्ट में भी ये आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लूप क्लोज हो गया। तो इस पे लगा रहे हैं, हर जगह आई दिख रहा है और आई निकल जाएगा। तो यहां से जब यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे तो आई आर के बराबर पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल घटेगा। कितने के बराबर, आई आर के बराबर, तो -2i। फिर सेल के पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे, पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, ईएमएफ का बराबर, तो बढ़ेगा यानी +20। फिर यहां से यहां आई आर आर जीरो, कंडक्टर है तो कोई करंट कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यहां से यहां जाएंगे तो -IR होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR होता है। तो -IR -8I और फिर यहां से यहां चलेगा बेटा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि R 0 है तो IR 0 हो गया। लूप हमारा कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम निकाले तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। करंट पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमने करंट का जो डायरेक्शन लिया है वो करेक्ट है। अगर नेगेटिव आता तो गलत नहीं हो जाता बेटा, बस मीनिंग ये होता कि करंट का डायरेक्शन जो हमने लिया वो ना होके उसका उल्टा होगा। सो दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, सेल से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। अब कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ ये निकालना है, तो इसके लिए हम ये लूप ले सकते हैं बेटा, या ये लूप, दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा बेटा कि लूप लॉ का हम सिंपल एप्लीकेशन बता रहे हैं, यहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करना है। तो हम दोनों लूप करके दिखाएंगे, दोनों लूप से सेम आंसर आएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सो देखिए, लूप हम ले लें ए बी सी एफ ए, भाई लूप कंप्लीट हो गया। इससे हम चार्ज निकालेंगे, क्योंकि अब करंट हमको पता है। तो यहां से चले, यहां से यहां -2i, तो -2i कितना बेटा, 2, ये हो गया। फिर यहां से आया +20, क्योंकि हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज आ रहे हैं। यहां से यहां 0, यहां से यहां 0। अब यहां से यहां हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C होता है, और पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यानी पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल घटेगा यानी -Q/10। इस माइक्रोफैरड को हम फैरड में कन्वर्ट नहीं कर रहे बेटा। यहाँ पे जब इसको माइक्रो में रखा तो ये भी माइक्रो में ही आंसर आएगा, इसलिए हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी होगा। भाई इसको माइक्रो में रहने दिया तो ये भी माइक्रो कूलम में आंसर आएगा। तो ये हो गया। अब यहां से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू लूप कंप्लीट हो गया 0। तो यहां से देखिए, ये 20 - 4 16 इज इक्वल टू Q/10। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा,
160 माइक्रोकूलम, 160 माइक्रोकूलम इसका आंसर आ गया। अब यहां से भी इस लूप से भी दिखाते हैं वही आंसर आएगा। और अभी तक हमने दो किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज गए हैं बेटा, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में दोनों में एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। हम क्लॉकवाइज लूप भी लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। हम लूप ये ले रहे हैं और क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यहां सी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सी स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं बेटा, सी से कर सकते हैं, एफ से, ई से, डी से, कहीं से भी करेंगे आंसर वही आएगा। तो सी एफ ई डी सी, भाई लूप कंप्लीट होगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, तो यहां क्या होगा, माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस क्यू बाई 10। फिर यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं कंडक्टर है। यहां से यहां आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 8I होगा भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, करंट के अपोजिट जा रहा है। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है, तो इधर वोल्टेज बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। I इंटू आर, आई प्लस आई कितना है 2, आर कितना है 8। अब डी से सी तक गए तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस क्यू बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 16। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, 160 माइक्रोकूलम। दिस विल बी आंसर। तो ये लूप लॉ का सिंपल एप्लीकेशन बेटा। लूप लॉ पे यानी किरचॉफ्स लॉ पे हम टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। टफ क्वेश्चंस क्या होता है कि एक से ज्यादा सेल हो, हमने जो एग्जांपल लिया सिंगल सेल का लिया, एक से ज्यादा सेल हो, लेकिन उसको हम आगे करेंगे। पहले इस किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है डेरिवेशंस में, उनको हम देखते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बेटा, ताकि तब तक आप बहुत कुछ लर्न कर चुके होंगे। फिर मोर देन वन सेल के लिए किरचॉफ लॉ से कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। जब एक से ज्यादा सेल होगा बेटा तो कंडीशंस कई हो सकती हैं। हो सकता है दोनों सेल डिस्चार्ज कर रहा हो, अगर मान लो दो सेल है तो हो सकता है दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहा हो सर्किट में, या हो सकता है एक चार्ज हो रहा हो और दूसरा डिस्चार्ज हो रहा हो। सारे चार्ज हो रहे हो ये कभी नहीं हो सकता। मान लो 3 है, ए बी सी, 3 सेल है एक ही सर्किट में, ए बी सी। हो सकता है ये डिस्चार्ज हो रहा हो, ये दोनों चार्ज हो रहा हो सकता है ये तीनों डिस्चार्ज हो रहे हो सकता है ए और बी डिस्चार्ज हो रहा हो, सी चार्ज हो रहा हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, लेकिन सारे के सारे चार्ज हो रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक सेल तो डिस्चार्ज होगा बेटा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ हम अप्लाई करके बताएंगे। और एक और मेथड है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा मेथड है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी हम डिस्कस करेंगे। यानी जब सर्किट में एक से अधिक सेल है तो उन प्रॉब्लम्स को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक किरचॉफ लूप लॉ और दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसका हम जनरली एडवांस्ड और मेंस के क्वेश्चंस में करते हैं। वो एक शॉर्टकट मेथड है, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन पे आते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन हम सिंगल सेल पे करते हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे सिंपल सर्किट होगा वो क्या होगा बेटा
कि सर्किट में एक सेल हो। अब उस पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, पहले हम उनके थियरी को डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो लेट अस कंसीडर एक सिंगल सेल है जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है। क्या भाई? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है। यहां बहुत सारे फार्मूले हम डिस्कस करने वाले बेटा। देखो, सीबीएसई बोर्ड में आइडियल सेल आपको क्लास 10th में पढ़ा जाता है, आपने ये सेल पढ़ा ही नहीं होगा। और इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है ये अंडरस्टूड है कि क्लास 10th में आपको पढ़ा होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं करा जाता। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे इन प्रॉब्लम्स को करते हैं। चूंकि सीबीएसई बोर्ड में नहीं करा जाता, इसलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या क्या प्रॉब्लम बन सकते हैं वो डेरिवेशंस करेंगे बेटा, वो फार्मूले देंगे, और वो फार्मूले आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि सिंगल सेल से प्रॉब्लम रिलेटेड आए तो आप डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर सके, आपको किरचॉफ लॉ न लगाना हो। तो ये क्या है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ ऑफ सेल, और ये जो है ये नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यानी इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हो, हम उनका इक्विवेलेंट लिखे हुए आर, कैपिटल आर। तो याद रखिएगा, इस फार्मूले में जो भी हम फार्मूले लिखेंगे उसमें कैपिटल आर क्या है? इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं, यानी ये हमारा सेल है। सेल के दो प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं बेटा। तो प्लेट तो एक ये है, एक ये, यानी इसके अक्रॉस, लेकिन हम दिखाएंगे इसके अक्रॉस। रीजन ये है कि ये जो स्मॉल आर बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी उन दोनों प्लेट के बीच में और लिक्विड में, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में होता है, लेकिन हमने बाहर दिखाया है। तो अब टर्मिनल वोल्टेज को अगर हम ये यहां दिखाएंगे तो इस रेजिस्टेंस को अंदर दिखाना था, चूंकि इसको बाहर दिखाया इसलिए टर्मिनल वोल्टेज को हम यहां और यहां पे मार्क कर रहे हैं, ये आप याद रखिए। सिंगल सेल सर्किट में यानी 100% ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो इससे करंट हम सपोज कर लें आई फ्लो कर रहा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा बेटा आई, और ये इधर से इधर गया, निगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगा, यहां से करंट इंटर कर गया। करंट को हम आई सपोज कर रहे हैं, दिस इज आई, यहां पे हम लिखा रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज इसके क्रॉस क्या बेटा? इसको हम V नाम दे दें। टर्मिनल वोल्टेज को हम V नाम दे रहे हैं, और रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम V सबस्क्रिप्ट R नाम दे रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये भी V है, ये भी V है, तो इसको अलग नाम देने के लिए हमने V सबस्क्रिप्ट R नाम दे दिया। बेसिकली अभी हम देखेंगे ये दोनों सेम आएगा, क्यों सेम आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले I को हम निकालें, इस I को निकाला कैसे जाएगा? किरचॉफ लूप लॉ लगा देते, यहां से हम चल रहे हैं, यहां से यहां आएंगे तो आई आर के बराबर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर। फिर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है। इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इधर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, आई आर के बराबर डिक्रीज करेगा, माइनस आई आर। फिर यहां से यहां जीरो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट हमारा लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सॉल्व करें बेटा, तो आई इज इक्वल टू आ गया E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R।
यानी सिंगल सेल में जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई, वो क्या होगा, सिंगल सेल की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, सिंगल सेल की बात हो रही है। तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा सेल के थ्रू वो होगा ई अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये पहला फार्मूला होगा बेटा हमारा करंट का। ये याद रखना, सिंगल सेल के लिए सारा काम हो रहा है। तो ये करंट फ्लो करेगा इस सेल के थ्रू, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमको निकालना बेटा। तो इसको हम नाम दे दे पॉइंट ए और इसको नाम दे दे पॉइंट बी। पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी से ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि पॉइंट ए पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉइंट बी नेगेटिव टर्मिनल है। हमको निकालना ये जो V लिखा हुआ टर्मिनल वोल्टेज, ये है क्या, VA माइनस VB है। तो इसको निकाला कैसे जाए, पॉइंट B का पोटेंशियल हम VB सपोज कर ले, VB। ध्यान रखना हमको VA माइनस VB फाइंड आउट करना बेटा। कैसे हम निकाल रहे हैं, पॉइंट B का पोटेंशियल VB। अब यहां से यहां चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितने के बराबर, माइनस IR। तो माइनस आई स्मॉल आर। फिर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितने से, ई से। तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट पे आ गए, यानी हम किस पॉइंट पे आ गए बेटा, ए पे आ गए। तो ये पोटेंशियल किसका हो गया, ए का, वी ए। समझ में आया भाई बात जो हम कर रहे हैं। हम यहां से चले तो यहाँ का पोटेंशियल वी, तो यहाँ है तो इतना पोटेंशियल आई आर के बराबर घट गया और यहाँ ई के बराबर बढ़ गया। अब हम कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए। तो ये किसका पोटेंशियल हो गया, वी ए का पोटेंशियल हो गया। तो ए का पोटेंशियल वी ए माना, यानी ये जो चीज है वी ए के बराबर होगा। अब यहां से हम निकाले तो बेटा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। और इसी वी ए माइनस वी बी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हमने V से डिनोट किया, इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यानी जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। और ये टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। आप पिछले लेक्चर को याद करिए, वहां पे पढ़ाया हुआ कि जब सेल डिस्चार्ज होगा, जब सेल डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला जो हमको याद रखना है। तीसरे फार्मूले पे आते हैं भाई इसके। तीसरा फार्मूला है रेट एट विच, लिखो, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले बेटा। तीसरा फार्मूला, रेट एट विच केमिकल एनर्जी is consumed, chemical energy is consumed या chemical energy is, चलो किस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है भाई, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यानी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, पावर से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि
एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ये एक प्रकार से किसका यूनिट होगा, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर। तो पावर केमिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रहा है ये हमको निकालना। तो देखो होगा क्या बेटा, जब यहां से यहां चार्ज जा रहा है, सपोज कर लो Q चार्ज यहां से यहां गया, तो जो वर्क डन होगा वो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ के बराबर। तो इतना एनर्जी कंज्यूम का, केमिकल एनर्जी इतनी खर्च होगी, इसी में टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यही पावर हो गया केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। और Q बाई टी क्या होगा भाई, करंट होगा, तो ये होगा E इंटू आई, यानी ईएमएफ इंटू करंट। याद रखना बेटा, ये सब जो लिखा रहा है वो किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं एक जगह, तो इसलिए अच्छे से नोट्स बनाना और हमेशा इसको स्टिक करना, हमेशा इससे चिपके रहना इन सब कॉन्सेप्ट से बेटा। तो केमिकल एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम होगा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में, वो क्या होगा, ईएमएफ इंटू करंट। पी केमिकल इज इक्वल टू ई आई। अब ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बेसिकली ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसका कुछ भाग यहीं पे खर्च हो जाएगा हीट के फॉर्म में, क्योंकि सेल के अंदर रेजिस्टेंस है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में सेल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए जब करंट फ्लो करता है बेटा तो सेल गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल क्या होगा भाई, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर इलेक्ट्रिकल पावर का हमको फार्मूला पता, आई स्क्वायर आर। तो यानी बाहर कितना निकलेगा एनर्जी, ये सेल इतना तो प्रोड्यूस हुआ, केमिकल एनर्जी इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और आई स्क्वायर आर यहाँ पे खर्च हो गया, तो बाहर कितना निकला, इसको हम लिख रहे हैं पावर आउटपुट। पावर आउटपुट यानी सेल ने बाहर कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम दे रहा है। तो P सबस्क्रिप्ट O से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान देना, P सबस्क्रिप्ट O क्या है, जो एनर्जी सेल के बाहर निकल रहा है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट टाइम ई आई, और उसमें से कितना खर्च हो गया माइनस आई स्क्वायर आर, हीट के फॉर्म में सेल के अंदर खर्च हो गया माइनस आई स्क्वायर आर, स्मॉल आर, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये खर्च हो गया। अब इसमें से आई हम कॉमन ले लें तो ई माइनस आई स्मॉल आर इंटू आई। फार्मूला ये भी है, एक नया फार्मूला हम दे रहे हैं, ये तो एकदम डायरेक्ट डिफिनेशन हो गया ना बेटा, जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और जो टोटल एनर्जी हीट के फॉर्म में हुआ उसको घटा दिया, तो ये फार्मूला हो गया। अब E माइनस आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, V टर्मिनल वोल्टेज वी आई। यानी ये हमेशा याद रखना भाई कि जो एनर्जी पर यूनिट टाइम बाहर निकल रही है पावर आउटपुट, वो वी आई होगा, टर्मिनल वोल्टेज इनटू करंट। अदरवाइज आप यहां से भी इसको याद रख सकते हैं, ई आई टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो, उसमें से आई स्क्वायर आर सेल के अंदर ही खर्च हो गया, तो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। अगर ये हमको ई पता और ये पता है, टर्मिनल वोल्टेज के टर्म में वो हो गया, तो इतना पावर बाहर निकलेगा। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर। ये जो रेजिस्टेंस आर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसको हमने वी आर से रिप्रेजेंट किया बेटा। इसका फार्मूला हमको डायरेक्ट पता है,
वी आर इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, ये ध्यान रखना भाई, आई इंटू कैपिटल आर, यानी किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इनटू रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो रेजिस्टेंस आर है उसका इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा है, ये क्या होगा भाई, आई स्क्वायर कैपिटल आर, वो क्या होगा, आई स्क्वायर कैपिटल आर, यानी ये पावर हम किसका निकाल रहे बेटा, पावर ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर में जो हीट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब जो हीट पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस हो रहा वो होगा आई स्क्वायर आर, उस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा उसका स्क्वायर ले लो और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, अब यहां पे देखिए बेटा, तो इसके अक्रॉस भाई, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, कोई रेजिस्टर है ही नहीं, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसे जो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों किस में लगे, पैरेलल में। मतलब क्या हुआ, जो टर्मिनल वोल्टेज है और जो इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इस केस में देखें तो दोनों क्या होगा बेटा, बराबर होगा। बेसिकली ये कैपिटल आई लिख दो बेटा, करंट को हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया तो कैपिटल आई ही लिखो, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब हम जो नया फार्मूला देने जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या भाई। तो यहां पे देखें, ये जो वी आर है, ये वी आर और ये दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा, इस दोनों को इक्वेट करोगे फिर से यही फार्मूला मिल जाएगा। तो सेल के थ्रू जब करंट, सिंगल सेल के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 फार्मूले बन रहे हैं। इन 6 फार्मूले को आपको याद रखना है। अच्छा, इसका एक ग्राफ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम टर्मिनल वोल्टेज, ये रहा टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। सेल के टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ग्राफ देखो कैसा रहा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V कहां पे है, उस फार्मूले को हम लिखे बेटा, तो ये ऐसा ही ना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V किस पे लिया, y एक्सिस पे लिया, इज इक्वल टू ई माइनस आई किस पे लिया, x एक्सिस पे लिया r। तो ये फार्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, यानी ये ग्राफ इस टाइप का आएगा। इसको आप पीछे भी बढ़ा सकते हैं यहां पे, और इसको आगे इधर बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरीके का सेल का ग्राफ होगा। ये ग्राफ सिंगल सेल डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का ग्राफ है बेटा, V और I के बीच में। अगर आप ध्यान दें तो हमने ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ किया था बेटा, ओम्स लॉ का ग्राफ VI ग्राफ ऐसा आया था।
ये ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है, ओमिक कंडक्टर के लिए, और V अपॉन I यानी ये जो tan थीटा वो रेजिस्टेंस दे रहा था, ये सेल के लिए ग्राफ है, ये ध्यान रखना, सेल के लिए ग्राफ है। एक और तरीके से इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं भाई, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है टर्मिनल वोल्टेज घटेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा क्योंकि सबका पावर 1 है। अच्छा, जब करंट जीरो होगा, जब करंट जीरो होगा तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ईएमएफ के बराबर होगा, यानी यहाँ पे ई, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा बेटा ये ई के बराबर यहाँ पे ई होगा, ये हो गया। तो इस टाइप का ये ग्राफ वी आई ग्राफ हमारा बनेगा। टर्मिनल वोल्टेज जीरो कब होगा बेटा, अगर इसको जीरो हम पुट कर दें, टर्मिनल वोल्टेज को जीरो पुट कर दें तो I इज इक्वल टू ई बाई आर पे, I इज इक्वल टू ई बाई आर पे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई इस पॉइंट पे देखो तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसको जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट कर दोगे तो I इज इक्वल टू ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना करंट, E अपॉन स्मॉल आर। तो ये सेल का ग्राफ है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक और चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे, एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, और वो पॉइंट क्या है, डिस्कस करते बेटा। ये हमारा सेल है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा है भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, यानी इस आर को हम वेरी कर सकते हैं, जीरो से इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं, जीरो से इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। हमको पावर बताना, पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, ये है हमारा पावर आउटपुट। तो इस पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगा ये बताना, और इसी में पूछा जाता है एफिशिएंसी ऑफ सेल। एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, परसेंटेज में निकालना तो इनटू 100 कर देंगे, तो दिस अपॉन दिस यानी V अपॉन I इंटू 100, वो हमारा एफिशिएंसी हो गया। तो पावर आउटपुट अगर हम इसका निकालना चाहे बेटा, पावर आउटपुट P इज इक्वल टू, यहां से हम देखें ये जो फार्मूला लिखा है ये कैसे हमने डिराइव किया, टोटल पावर कितना सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ, EI माइनस I स्क्वायर R, क्योंकि इतना सेल के अंदर खर्च हो गया, यही पावर बाहर निकलेगा। हमको निकालना क्या, हेडिंग हम लिख देते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालना, मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट सेल का क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, जब वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी रेजिस्टेंस कुछ भी लो, पावर मैक्सिमम बाहर निकलना चाहिए, वो हमको फाइंड आउट करना है। पावर आउटपुट का ये फार्मूला हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा हमने क्लास 11th में पढ़ाया था बेटा, यहाँ पे देखें तो जो पावर आउटपुट है ये E और R2 कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये मैक्सिमम कब होगा, जब dP0 बाई DI जीरो होगा, dP0 बाई DI इज इक्वल टू जीरो। भाई पावर आउटपुट मैक्सिमम कितना होगा, तो I पे डिपेंड कर रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन I के साथ करंट के साथ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे E कांस्टेंट, DI बाई DI 1 हो गया, माइनस स्मॉल r कांस्टेंट, I स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2I इंटू R कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से निकाले तो I इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, E अपॉन 2R। I इज इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन 2R, लेकिन I इज इक्वल टू है कितना, भाई सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन
स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब मैक्सिमम पावर कब होगा? जब आई इक्वल टू ई अपॉन टू आर, तो इज इक्वल टू ई अपॉन टू आर। यहां से हम इक्वेट करें तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी ये जो रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखेंगे तब पावर क्या होगा भाई? मैक्सिमम होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखेंगे तो पावर मैक्सिमम होगा। ये रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं। मैक्सिमम पावर कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा? ई अपॉन आर प्लस आर, यानी ई अपॉन टू आर। वो यही वाला आंसर आ गया। तो ये करंट मैक्सिमम पावर दे रहा है, यानी इस आई के वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दे तो हमको मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। तो इसको हटा देते भाई, हटा के हमने लिख दिया P नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या होगा? तो इज इक्वल टू ई अपॉन ई इंटू आई क्या हो गया? ई अपॉन टू आर माइनस आई क्या हो गया? ई अपॉन टू आर होल स्क्वायर इंटू आर। तो इसको सॉल्व करें तो बेटा ये आ गया ई स्क्वायर अपॉन टू आर माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर आर हो जाएगा। बेसिकली फोर आर स्क्वायर आ जाएगा, एक आर कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया। यानी मैक्सिमम पावर कितना होगा बेटा? ई स्क्वायर अपॉन फोर आर। तो किसी भी सेल का मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। और वो पी नॉट मैक्स का वैल्यू क्या होगा भाई? तो वो होगा ई स्क्वायर अपॉन फोर आर। ये मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा। एक और चीज हम डिस्कस कर दें, जो हमने एफिशिएंसी ऑफ सेल का बात किया था। एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या होगा बेटा? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। परसेंटेज में निकालना तो इनटू 100। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100 अगर परसेंट में निकालना है। तो इज इक्वल टू, यहां से देखें तो पावर आउटपुट ये है, पावर इनपुट ये नहीं। जितना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, तो ये हो गया V अपॉन ई। ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, इनटू 100 अगर परसेंट में हम निकालना चाहते हैं। अब पावर आउट, ये जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? वो इस V के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि E फिक्स है। और V किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो I के ऊपर डिपेंड करेगा। I किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो कैपिटल R के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी एफिशिएंसी अल्टीमेटली कैपिटल R के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये एफिशिएंसी यहां से फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी कैपिटल R हमको पता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे I आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे V आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे एफिशिएंसी आ जाएगा। अब जब मैक्सिमम पावर आउटपुट है, मैक्सिमम पावर आउटपुट है, तब एफिशिएंसी क्या है ये हमको निकालना है। मैक्सिमम पावर आउटपुट है तब एफिशिएंसी क्या है ये हमको निकालना बेटा। तो वो क्या होगा? यहां से हम देखो V का वैल्यू वो वाला पुट कर दे, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू V को क्या लिखेंगे? E माइनस आई आर अपॉन E इंटू 100। अच्छा, अब मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगा? जब I इक्वल टू E अपॉन टू आर, वो अभी हमने डिराइव किया था। तो E माइनस
आई क्या होगा, ई अपॉन 2r इंटू आर अपॉन ई इज इक्वल टू 50%। तो जब मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा यानी सेल से मैक्सिमम पावर निकल रहा होगा, उस केस में सेल का एफिशिएंसी 50% होगा। इन जनरल सेल का एफिशिएंसी ये होगा बेटा। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, चार्जिंग ऑफ सेल, और वहां पे भी यही सब फार्मूले हम लिखेंगे। तो उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे इन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है, जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करे और नेगेटिव टर्मिनल से निकले, तो उस केस में सेल चार्ज हो रहा होता है। जैसे ये कोई सेल हम ले ले बेटा, ईएमएफ ई सपोज कर लें, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब इसको हम किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दें। भाई इसको चार्ज करना क्या करेंगे, किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दें। ये डीसी सोर्स है बेटा, डीसी सोर्स। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, डीसी सोर्स का पॉजिटिव हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और लो पोटेंशियल वाला पॉइंट इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो बेटा, ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये चार्ज होगा। इसको हम V लिख दे रहे हैं, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कंडीशन हम यहाँ पे दिखा दे रहा है, ये चार्ज कब होगा, when V is greater than E। V E से ज्यादा होगा तभी ये चार्ज होगा। अगर V E के बराबर होगा तो ये चार्ज होगा नहीं, और अगर V E से कम हो गया तो डिस्चार्ज होने लगेगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट यहां से फ्लो करेगा। तो V E से ज्यादा होगा तब ये चार्ज होगा। करंट ऐसे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे गया। तो बेसिकली ये डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। यहाँ पे हम करंट आई दिखा दे रहे हैं। जब भी किसी सेल को चार्ज करते हैं बेटा, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर सीरीज में लगा देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो यहाँ लार्ज करंट फ्लो करने लगेगा। और लार्ज करंट फ्लो, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो गया, स्मॉल आर, बहुत कम होगा, तो लार्ज करंट फ्लो करेगा। और लार्ज करंट फ्लो करेगा तो उस केस में ये लिक्विड बॉयल करने लगेगा, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि ये एक्सप्लोड हो सकता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टर हम लगाते हैं, या रियोस्टेट उसको कह सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि यहाँ लार्ज करंट फ्लो न करे, ताकि यहाँ पे एक्सप्लोजन न हो, इसका लिक्विड बॉयल न करे। अब इसका टर्मिनल वोल्टेज हम यहाँ पे दिखा रहे बेटा, इस पॉइंट पे। ये हमारा सेल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और टर्मिनल वोल्टेज इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। इस डीसी सोर्स का वोल्टेज हम V नॉट सपोज कर लेते हैं बेटा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका टर्मिनल वोल्टेज V। फिर से हमको वही सब फार्मूला डिराइव करना, यानी ये सारे फार्मूले डिराइव करने हैं। ये जितना भी है फार्मूला डिराइव करना। जैसे हमको निकालना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, यहां से लेके ऐसे हम किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे, वो आपको करंट मिल जाएगा। करंट निकालना चाहते बेटा, ये देखो, ये जो डीसी सोर्स दिखाया, ये कोई बैटरी भी हो सकती है या सेल हो सकता है, जिसका ईएमएफ इससे ज्यादा है। तो यहां से हम यहां चले, वोल्टेज बढ़ेगा, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे, V नॉट, ये V नॉट हो गया।
यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। यहाँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस ये घटेगा, पोटेंशियल घटेगा तो माइनस सी। देन करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, माइनस आई कैपिटल आई स्मॉल आर, देन माइनस आई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। यानी जो करंट फ्लो करेगा बेटा, आई इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। फार्मूले ये सब इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको दिखे कि ये फार्मूले उससे किस तरीके से डिफरेंट है। ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे बेटा, I इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये करंट का फार्मूला हो गया। टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं बेटा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो इस पॉइंट को हम ए सपोज कर लें और इस पॉइंट को बी सपोज कर लें। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। भाई टर्मिनल वोल्टेज यही होगा ना, ये हाई वोल्टेज पे होगा, ये लो वोल्टेज पे। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। तो हम इस पॉइंट से चलते यहाँ का पोटेंशियल वी ए सपोज कर ले, वी ए। अब यहां से हम यहां गए तो वोल्टेज कितने से घटा? माइनस ई से, क्योंकि सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे तो पोटेंशियल घटेगा। फिर यहां फिर घटेगा माइनस आई आर के बराबर, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। कहां पे पहुंच गए? बी पे पहुंच गए, यानी बी का पोटेंशियल देगा। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया बेटा? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और वी ए माइनस वी बी क्या? टर्मिनल वोल्टेज, यानी V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और ये चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था बेटा कि चार्जिंग ऑफ सेल में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है हमने बोला था कि उसको आगे हम कहीं डिराइव करके दिखाएंगे। तो ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हुआ V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करते, केमिकल एनर्जी इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो केमिकल एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा बेटा? पी केमिकल, वहां पे इस केस में केमिकल एनर्जी खर्च हो रहा था, कंज्यूम हो रहा था। इस केस में केमिकल एनर्जी स्टोर होगा। तो नोटेशन वही हम लेते हैं, पी केमिकल स्टोर्ड पर यूनिट टाइम, यानी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम इनसाइड द सेल इज इक्वल टू ये ई आई होगा, क्योंकि ईएमएफ के अगेंस्ट पर यूनिट टाइम इतना वर्क करेगा ये वाला बैटरी। भाई पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इतना वर्क करेगा। और मान लो 1 सेकेंड में लेना, टी टाइम में कर रहा तो इनटू बाई टी, तो एक पर यूनिट टाइम क्या हो गया? क्यू बाई टी, ये करंट हो गया। तो इतना केमिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम स्टोर होगा, यानी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम पी केमिकल इज इक्वल टू ई आई। जो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल था वही फार्मूला यहाँ पे, बस वहां पे ये खर्च हो रहा था, यहाँ पे चार्जिंग में स्टोर हो रहा है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो रहा, और हीट कितना प्रोड्यूस होगा? वो होगा आई स्क्वायर स्मॉल आर। आई स्क्वायर स्मॉल आर के बराबर हीट प्रोड्यूस होगा। तो टोटल एनर्जी ये कितना ले रहा है? वहां पे हमने दिखाया था पावर आउटपुट दिखा था बेटा, जो पावर बाहर निकलना है। इस केस में टोटल वो पावर अंदर कितना जा रहा है? तो टोटल पावर जो होगा वो होगा ई आई, ये तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर
ये हीट के फॉर्म में सेल के अंदर कंज्यूम हुआ, तो टोटल एनर्जी सेल के अंदर कितना गया, आई अगर हम कॉमन ले लें तो E प्लस आई आर, और जब सेल चार्ज हो रहा है तो E प्लस आई आर क्या दिखा रहा है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज, यानी उसको I इंटू वी लिख सकते हैं, यानी वी आई। तो सेल जब चार्ज हो रहा है बेटा तो V इंटू आई क्या देगा, टोटल एनर्जी जो सेल के अंदर जा रहा है, टोटल एनर्जी जो सेल के अंदर जा रहा है, यानी पावर टेकन बाय सेल। ये क्या है, पावर टेकन बाय सेल। सेल कितना पावर ले रहा है, वी आई, इतना पावर लेगा, वो डेरिवेशन हमने यहां पे दिखा दी बेटा। इतना पावर लेगा, इसमें से इतना केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और इतना हीट के फॉर्म में उस सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो बैटरी गर्म हो जाएगी, जो रेडिएट होगी एटमॉस्फेयर में, और धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में हीट चला जाएगा। तो जब बैटरी चार्ज हो रहा है तो टोटल पावर जो वो लेगा वी आई के बराबर लेगा, उसमें से ई आई उसमें स्टोर होगा और आई स्क्वायर आर के बराबर वो हीट के फॉर्म होगा, जो कि बाहर निकल जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन जब डिस्चार्ज हो रहा है तो टोटल ई आई पावर लेगा, उसमें से आई स्क्वायर आर खर्च कर देगा, उसके अंदर हीट होगा, जो अल्टीमेटली हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर में, और जो बचेगा वी आई वो हमको कहां पे मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाहर की तरफ। यहां बाहर इतना एनर्जी निकालेगा पर यूनिट टाइम, यहां अंदर इतना एनर्जी लेगा पर यूनिट टाइम, जिसमें से इतना उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारे सिंगल सेल का चार्जिंग ऑफ सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये जितना हमने सेल का फॉर्मूला पढ़ाया, इसको आप अच्छे से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों तैयार करिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी सेल पे, सिंगल सेल पे केवल क्वेश्चंस करेंगे बेटा। किरचॉफ लॉ उसके बाद और कोई लेक्चर आएगा उसके आगे, वहां पे उसके और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन कल तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम हम करेंगे, जहां पे सिंगल सेल होगा, रेजिस्टर या कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, कई रेजिस्टर हो सकते हैं, तो इस टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। सो टिल देन you stay healthy, stay happy, do hard labor, sayonara, Godspeed and bon voyage.